छात्र छात्राओं नमस्कार। अपने आज जो बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है इंडिया ज्योग्राफी। इस इंडियन ज्योग्राफी में यानी भारत का भूगोल, इस भारत के भूगोल में इससे पहले अपने जो लेसन किया था भारत का उच्चावचन के बारे में अपने अध्ययन किया, भारत की वनस्पति के बारे में अपने अध्ययन किया और भारत की जो जलवायु थी यानी क्लाइमेट उसके बारे में अपने अध्ययन किया। और आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है भारत की मिट्टियाँ यानी सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो जो सॉइल्स है, जो मिट्टियाँ हैं, ये जो मिट्टी है ये भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत यानी अपने धरातल की सबसे ऊपरी परत है जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवाश्म तथा खनिज प्रदान करती है। मृदा जिसको अपने कहते हैं मृदा या मिट्टी कहते हैं। तो भूपृष्ठ की इसको अपने लिख लेते हैं मिट्टियाँ। मिट्टियाँ तो इसमें अपने लिख सकते हैं यानी परिभाषा के तौर पर भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने, जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवाश्म तथा खनिज तथा खनिज प्रदान करती है। उसे मृदा या मिट्टी कहा जाता है। उसे मृदा या मिट्टी कहा जाता है। यानी सीधा सा इसका तात्पर्य है कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी पर जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवाश्म तथा खनिज प्रदान करती है, उसे मृदा या मिट्टी कहा जाता है। अब जो मृदा का विभाजन करने वाले सबसे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे वो थे बेनेट महोदय। तो बेनेट महोदय ने इस मृदा को परिभाषित किया है कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टाने तथा वनस्पति अंश के योग से बनती है। तो बेनेट महोदय के अनुसार तो इसमें सीधा सा है कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले
असंगठित पदार्थों की वह परत है, असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टानें तथा वनस्पति, जो मूल चट्टानें तथा वनस्पति अंश के योग से बनती है, के अंश से बनती है। ये बेनेट महोदय का एक तर्कसंगत वक्तव्य है। उसने कहा कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की वह परत है जो मूल चट्टानें तथा वनस्पति के अंश से क्या होती है, बनती है या तैयार होती है। तो ये क्या हो गए मिट्टी की, यानी सबसे पहले यदि इसमें क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में ये स्पष्ट करना है, यानी मिट्टी के बारे में ये स्पष्ट करना है कि मिट्टी या मृदा होती क्या है। तो इसमें अब जो भारत की मिट्टियां हैं वो भारत की मिट्टियां भारतीय मिट्टियां, इन भारत की मिट्टियों में मूल स्वरूप को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1986 के अनुसार भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा। भारतीय मिट्टियों को 8 भागों में बांटा, यानी इसने ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब ये पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली है। उसका यदि आप शॉर्ट में नाम आपको याद है तो पूषा भी कह सकते हैं। पूषा के नाम से जो आपने कहा है, दिल्ली में ये संस्था कार्य कर रही है जो मिट्टियों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी करती है, यानी मिट्टी में जो भी समस्या आती है उस समस्या का समाधान कौन करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और उसके अकॉर्डिंग यानी भारतीय मिट्टियों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। जो भारतीय मिट्टी प्रमुख प्रकार की 8 प्रकार की मिट्टियां हैं। अब 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें सबसे प्रमुख जो मिट्टी मानी जाती है, पहले नंबर की मिट्टी मानी जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। अब ये जलोढ़ शब्द है, ये जलोढ़ शब्द मुख्य रूप से यानी भारतीय मिट्टी का एक विस्तृत क्षेत्रफल में ये फैली हुई है। अब जो ये जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो नदियों द्वारा जो काफ मिट्टी होती है, यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का जो जमाव क्षेत्र है, उस जमाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से। और ये जलोढ़ मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्या मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हुमस की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। क्योंकि जो हुमस होता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, नाइट्रोजन है, ये मात्राएं इसमें क्या होती हैं, यानी नदियों के द्वारा जो पानी के साथ में जो गाद आती है, जो मिट्टी आती है, उसके साथ में ये खनिज पदार्थ हैं, यानी धरातल पर जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो पानी के साथ घुल के आ जाते हैं और वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होने की वजह से ये मिट्टी क्या मानी जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। अब इस मिट्टी का अपने यदि
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 22% भाग पर इस मिट्टी का फैलाव माना जाता है। यानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 22% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। यानी 22% भाग का कवरेज करती है, 22% भाग को अपने क्षेत्र में समा रखी है। यानी लगभग 22% भाग पर इस मिट्टी का फैलाव क्षेत्र है या फैला हुआ है। भारत में इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी भारत में इस मिट्टी के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर का विशाल मैदान, यानी क्या है, उत्तर का विशाल मैदान है। तटवर्ती क्षेत्र, यानी तटवर्ती मैदान या तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती मैदान, ये दो क्षेत्र हैं, ये जलोढ़ मिट्टी के लिए स्पेशल रूप से जाने जाते हैं, यानी ज्यादा जाने जाते हैं। यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है, अब जो उत्तर का विशाल मैदान है वहाँ सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, गंडक है, ये सारी नदियां आकर इस क्षेत्र में अपना जो पानी है वो छोड़ देती है, गाद छोड़ देती है। उस गाद में यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र को तैयार हुआ है। जिस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से। जो तटवर्ती मैदान है, तटवर्ती मैदान का तात्पर्य सीधा सा है, जो यानी समुद्र तटीय क्षेत्र है, उस समुद्र तटीय क्षेत्र के पास में जितनी भी भूमि है, धरातल है, उस धरातल पे ये जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये मिट्टी है। इसके अलावा नदियों की घाटियाँ व डेल्टाई भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। यानी इन दोनों के अलावा जो नदियों की घाटियाँ व डेल्टाई क्षेत्रों में यह पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान, और इसके अलावा जो नदियों की घाटियां हैं और नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये कौन सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो भारत की जलोढ़ मिट्टी है वो किसके द्वारा निर्मित है, तो वो है नदियों के द्वारा। ये आपको याद रखना है। यानी इस मिट्टी का जो निर्माण है नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से हुआ है। यानी नदियों द्वारा जो लाई गई जो गाद है, उस गाद को जमने के पश्चात जो परत बन गई, वो परत क्या कहलाई, डेल्टाई मिट्टी कहलाई। स्पष्ट है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। यानी नदियों के निक्षेपण के द्वारा जो जमाव क्षेत्र में जो क्षेत्र बना, जो मिट्टी का यानी भूपृष्ठ बना, उसको किस नाम से जाना जाता, जलोढ़ मिट्टी के नाम से। अब ये इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। यानी नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी में पोटास व चूने का अंश काफी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण से वो क्षेत्र काफी क्या कहलाता है, उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में पोटास एवं चूने का अंश पाया जाता है, जिस क्षेत्र में पोटास व चूने का अंश पाया जाता है, वहां पर सर्वाधिक गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, यानी उस क्षेत्र में मुख्य रूप से
पोटाश और चूने के अंश होने की वजह से गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, गेहूं हो गया, दलहन हो गई, गेहूं, दलहन व धान व तिलहन, यानी गेहूं कौन सी होगी? खाद्यान्न फसल होगी। दलहन में जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, धान में चावल और तिलहन में मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी फसलें इसमें इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में पाई जा सकती हैं। अब जो ये मिट्टी है ये मुख्य रूप से जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। तो इससे आपको सीधा सा ज़्यादातर आपको इसके बारे में क्या जानकारी देनी है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर का विशाल मैदान तथा तटवर्ती मैदानों में और नदियों द्वारा या नदियों की घाटियों में मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, जैसे गेहूं, धान वाली फसल, खाद्यान्न फसल, दलहन, तिलहन आदि फसलें मुख्य रूप से इसमें उपजाऊ होती हैं। अब इसके बाद में जो दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी, दूसरा प्रकार है वो है काली मिट्टी। जो ये काली मिट्टी है इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। जो काली मिट्टी है इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से, जो स्थानीय भाषा में इसको रेगूर के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो रेगूर मिट्टी है, ये रेगूर मिट्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, केरल में, जो केरल का जो काली कपास मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम क्षेत्र, यानी इसको चरनोजम कहा जाता है, देश के 15.2% भाग पर, यानी जो भारत का जो धरातल है, जो क्षेत्रफल है, उसके 15.2% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। यानी लगभग 15.2% भाग यानी धरातल पर यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? यानी काली मिट्टी। ये काली मिट्टी पाई जाती है, जिसका स्थानीय रूप से या स्थानीय भाषा में रेगूर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो मुख्य रूप से जो काली मिट्टी है उसमें कपास उत्पादन होता है, गन्ना उत्पादन होता है, तथा मुख्य रूप से तो ये 2 फसलें पैदा की जाती हैं, कपास तथा गन्ना। और इनके अलावा जैसे इसमें गेहूं का उत्पादन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट इसमें अपने देखें तो इसको उष्णकटिबंधीय भागों में इसको चरनोजम के नाम से जाना जाता है। और इसका जो विकास है, इस मिट्टी का जो विकास है सर्वाधिक महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक ये काली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
तथा यूपी आदि क्षेत्र में ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र में, उसके पश्चात में एमपी में, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और उसी के साथ यूपी में भी कुछ मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो दक्कन का जो लावा बेसाल्ट के अपक्षय से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो दक्कन का जो लावा बेसिन है, दक्कन का जो लावा बेसिन है, इस लावा बेसिन से इस मिट्टी का मुख्य रूप से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। लावा बेसिन का मतलब है यानी जो ज्वालामुखी से निकला हुआ जो गर्म पदार्थ है, जिसके साथ में जो ज्वालामुखी प्रस्फुटित होती है तो उसके साथ में गैस निकलती है, गर्म लावा निकलता है। ये गर्म लावा जब ठंडा हुआ तो ठंडा होने के पश्चात जिस मिट्टी का निर्माण हुआ, जिस क्षेत्र का निर्माण हुआ, वो क्या कहलाया है? काली मिट्टी वाला क्षेत्र। काली मिट्टी वाला क्षेत्र। इस मिट्टी में सामान्यतः लोहे, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की क्या कमी होती है? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस व जैविक पदार्थों की काफी कमी होती है। क्यों? क्योंकि ये लावा से निर्मित है, तो लावा से जो मिट्टी निर्मित होती है उसमें जैविक पदार्थ नहीं रह सकते, उसमें नाइट्रोजन नहीं रह सकती, N2 नहीं रह सकती, फास्फोरस F नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जो जैविक पदार्थ है वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, और वो जलने की वजह से वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की क्या रहती है? कमी रहती है। ये चीज़ें इसमें कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी की जो जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है। अतः ये जल से संतृप्त होने पर मृद तथा चिपचिपी हो जाती है, यानी रपटनी हो जाती है, तथा सूखने पर इनमें गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण कारण स्वरूप इस मृदा को शवता जुताई वाली मृदा की उपमा प्रदान की जाती है। यानी काली मिट्टी को शवता जुताई वाली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या ये मिट्टी होती है, ये जैसे ये मिट्टी है, ये वाला पार्ट है। अब इस मिट्टी में यानी ये काली मिट्टी है तो इसमें ऐसे ये क्या पड़ जाती है? इसमें दरारें पड़ जाती है, प्लस्टन हो जाते हैं। प्लस्टन होने की वजह से यानी जब ये सूखती है तो इसमें क्या यानी दरार पड़ जाती है। ये दरारें पड़ने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या चली जाती है? पृथ्वी के अंतरिक्ष सतह में चली जाती है, और उसमें एक अच्छी जुताई हो जाती है अपने आप। खेतों की जुताई क्यों की जाती है? क्योंकि खेतों की जुताई करने का मुख्य आश्रय दो आश्रय होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो इस खेत की जो नमी है वो हमेशा बनी रहे। दूसरी एक ये कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आराम से नीचे जो पौधे हैं उनकी जड़ों तक जा सके। तीसरा कारण यह है कि जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी में जो यानी खरपतवार होता है, वो खरपतवार क्या हो जाता है? जुताई करने से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए मुख्य रूप से 3 कारणों से खेत की जुताई करना अति आवश्यक होता है। एक तो ऑक्सीजन की मात्रा नीचे पहुंचने के लिए, दूसरा उसमें नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए, तीसरा खरपतवार को नष्ट करने के लिए। ये इसमें मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं।
इनमें उर्वरकता अधिक होती है। ये जड़दार फसलों जैसे कपास, जूट, खड़े फलों तथा चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, सफोला आदि की फसल के लिए क्या मानी जाती है? मुख्य मानी जाती है। अब इस मिट्टी में जो ये काली मिट्टी है, इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। कौन सी प्रकार की है? लाल मिट्टी। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो मुख्य लाल मिट्टी, यानी तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। इसका विस्तार है 5.3% क्षेत्र, यानी जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल के केवल 5.3% भाग पर ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार देश में लगभग 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये मुख्यतः सर्वाधिक तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है। ये कौन सी? लाल मिट्टी। क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था गत वर्ष, उसमें यानी सर्वाधिक लाल मिट्टी कौन से वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु में सर्वाधिक पाई जाती है, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा जो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है तथा झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है तथा पश्चिमी बंगाल में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी लाल मिट्टी पूछी जाए तो राजस्थान के कौन सा क्षेत्र है? जो बागड़ वाला क्षेत्र है, इस बागड़ वाले क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये बागड़ वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब इस मिट्टी का जो विकास है, विकास देखें तो जो आर्कियन युग है, आर्कियन युग में आपको पता है कि आर्कियन युग में किसका निर्माण हुआ था? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट था, नीस थी। ये कौन थी? ये किसके उदाहरण हैं? जो आग्नेय चट्टाने हैं उसके ये उदाहरण हैं। तो आग्नेय चट्टानों में नीस का निर्माण हुआ। जो आग्नेय का मतलब है अग्निपिंड, जो सबसे पहले पृथ्वी एक आग का गोला थे और धीरे धीरे उसमें जलवायु का प्रभाव पड़ा और वो धीरे धीरे क्या बन गई? धरातल का स्वरूप हो गया। तो इस मिट्टी में आग्नेय व नीच चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसमें जैविक पदार्थ जो जीवाश्म है, जो फॉसिल्स है, वो काफी कम मात्रा में पाया जाता है तथा कुडप्पा व विंध्याचल बेसिन तथा धारवाड़ शैलों की औषधि शैलों के ऊपर इसका निर्माण पाया जाता है या निर्माण हुआ है। इनका जो लाल रंग है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। जो ये लाल अपने लाल रंग बोलते हैं, जो लाल मिट्टी कहते हैं, जो इसमें लोहे का जो ऑक्साइड होता है उस लोहे की ऑक्साइड की मात्रा की वजह से इसको लाल रंग दिया जाता है। इनकी जो संरचना है छिद्रमय तथा भंगुर होती है। किसकी? लाल मिट्टी की छिद्रमय तथा भंगुर। इसमें यदि आप पानी की पिलाई करें या पानी की सिंचाई करें तो पानी आराम से इसमें ये सोख लेती है और सोख के क्या हो जाती है? भंगुर हो जाती है, जिनमें कार्बोनेट तथा कुछ घुलनशील लवण पाए जाते हैं। अर्थात ये स्वभाव में अम्ल प्रकृति की होती है, यानी अम्ल के समान कैसी होती है? खट्टी होती है, थोड़ी तीखी होती है। और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने का अंश अधिक होने की वजह से जीवाश्म पदार्थ जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है तथा चूने की काफी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है तथा इसमें भी, इस मिट्टी में भी क्या है? यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा चूना की काफी कमी पाई जाती है। सिंचाई द्वारा इस मिट्टी में तंबाकू, यानी सिंचाई के माध्यम से तंबाकू, बाजरा, दलहन, गेहूं आदि की खेती मुख्य रूप से की जाती है। अब इसके अलावा है लेटेराइट मिट्टी, यानी जो चौथे प्रकार की जो मिट्टी है वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट
मिट्टी। जो लेटेराइट मिट्टी है, ये लेटेराइट मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र व शुष्क के मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट चट्टानों पर अपक्षरण होता है, जिसके फलस्वरूप बालू व चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं और मृदा के रूप में ये लोहा व एल्युमिनियम के यौगिक बन पाते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी व पश्चिमी घाट क्षेत्र में इस मिट्टी का प्रादुर्भाव पाया जाता है। और राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर के तटीय क्षेत्र व मेघालय का पठार में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है। यानी जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार, लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है, जिसमें केरल राज्य में सर्वाधिक विस्तार इसका पाया जाता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और इस कमी के कारण, चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय होती है और अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती होती है। यानी जो पहाड़ी ढलान है, पहाड़ी क्षेत्र है, सीढ़ीदार जो जहाँ पर खेती होती है, उस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी, जिसमें चाय के बागान सर्वाधिक मात्रा में विकसित हुए हैं और यह उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आती है और यह एक क्षेत्रीय मृदा है। इसके अलावा जो पांचों प्रकार की मिट्टियाँ, पर्वतीय या वनीय मिट्टी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जैसे J&K है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड है, ये उत्तरांचल है, छत्तीसगढ़ है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ये मिट्टी पाई जाती है। और वहाँ वन्य क्षेत्र काफ़ी बहुत पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की पर पतली होती है और इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु यह जीवाश्म अनअपघटित होते हैं और फलस्वरूप हुमस अम्ल का निर्माण होता है, वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। पहाड़ी ढालों पर स्थित होने के कारण इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। यानी जितने भी बागान का मतलब, जैसे ये एप्पल के बाग हैं, नींबू की खेती है, ये सारे, जैसे पपीता है, ये सारे इसी क्षेत्र में इस मिट्टी में क्या होते हैं? उपजाऊ मानी जाती है। इस मिट्टी के अलावा जो अपने बात करें नेक्स्ट है, वो है मरुस्थलीय मिट्टी। यानी इस मिट्टी का जो विस्तार है, जैसे राजस्थान, सौराष्ट्र, जो कच्छ की खाड़ी है, यानी जो रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, तो रेतीली मिट्टी में मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान का भाग, पश्चिमी राजस्थान के लिए कच्छ की जो खाड़ी है, यानी गुजरात वाला पार्ट, उसमें ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, जो लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई मानी गई है। ये कैल्शियम और कार्बोनेट की भिन्न मात्रा, इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी भिन्न पाई जाती है। इनमें घुलनशील लवणों तथा फास्फोरस का उच्च प्रतिशत मिलता है, किंतु नमी की मात्रा कम होती है। सिंचाई द्वारा इनमें ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज व सरसों आदि उगाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट है, इसके बाद में है लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ। 7 नंबर की है लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ। लवणीय व क्षारीय मिट्टी, जो लवणीय व क्षारीय मिट्टियाँ हैं, मुख्य रूप से ये जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस मिट्टी में रेहे, ऊषर या कलर के नाम से जाना जाता है इसे, रेहे, ऊषर व कलर, रेहे, ऊषर व
कलह के नाम से जानी जाती है। कौन सी? रेतीली, यानी लवणीय व क्षारीय मिट्टी, इसको रेह ऊषर या कलहर के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। वह जल निकास की समुचित व्यवस्था का क्या रहता है, यहाँ अभाव होता है, यानी जो जल का निकासी होती है, जल बाहर नहीं निकल पाता, और जल बाहर नहीं निकल पाता तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में केशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं और फलस्वरूप इस मिट्टी में लवण की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इसी की वजह से ये लवणीय मिट्टी में मुख्य रूप से कपास का क्या होता है, उत्पादन होता है। जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैले आने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में नाइट्रोजन व चूने की क्या होती है, काफ़ी कमी होती है। इसका जो फैलाव क्षेत्र है वो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र जिसमें नारियल काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इसके बाद में जो लास्ट है वो है पिट व जैविक मिट्टी। जो 8वें नंबर की है वो है पिट व जैविक मिट्टी। पिट व जैविक मिट्टी, ये जो पिट व जैविक मिट्टी है ये दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब जो सुंदरवन डेल्टा है, इस सुंदरवन डेल्टा में जो जैविक पदार्थ है, जो वनस्पति है, उन वनस्पति के यानी नष्ट हो जाने से और उसमें क्षमा जाने की वजह से उस क्षेत्र में इस मिट्टी का क्या हुआ है, पिट मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए इसको जैविक मिट्टी का नाम भी दिया जाता है। यह मिट्टी काली, भारी व काफ़ी अम्लीय होती है, यानी अम्ल की मात्रा इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य केरल के एलपी यानी अलबुजा जिला अलबुजा, तमिलनाडु, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरवन का डेल्टाई, जिस सुंदरवन के डेल्टाई में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुंदरवन के डेल्टा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो वो वनस्पति का नाम है मैंग्रोव वनस्पति। यानी मैंग्रोव वनस्पति कौन से डेल्टा में पाई जाती है, सुंदरवन के डेल्टा में। यदि आप इसका चित्र, इसका डायग्राम देखो तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बरगद का पेड़ होता है, जो बरगद का काफ़ी पुराना पेड़ हो जाता है, उस बरगद के काफ़ी पुराने पेड़ से जो शाखाएं होती हैं, उस शाखाओं से नीचे लटकती हुई आपको यानी रस्से के समान जो शाखाएं लटकती हैं, वो शाखाएं क्या करती हैं, यानी जो ये सुंदरवन का डेल्टा है, मैंग्रोव वनस्पति है, उसमें वही उसी तरह से वो शाखाएं नीचे जाके यानी धरातल में जाकर, मिट्टी में जाकर अपने खनिज पदार्थ अवशोषित करते हैं और करने के पश्चात वो वनस्पति आगे से आगे क्या करती रहती है, वृद्धि कर जाती है। इसलिए सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि वो दलदलीय क्षेत्र है और दलदलीय क्षेत्र में इस मिट्टी का काफ़ी निर्माण होता है। ये थे मिट्टियाँ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1986 के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में। अब ये तो है ICAR के अनुसार, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। अब जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के ने USDA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA इस USDA के अकॉर्डिंग यानी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मृदा वर्गीकरण के आधार पर भारतीय मृदाओं को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। यानी कितने भागों में? 7 भागों में। किसने? USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इस विभाग ने कितने भागों में? 7 भागों में। 7 भागों में इसका क्या किया है? डिवाइडेशन किया है। तो इसमें सबसे पहले प्रकार की है एंटीसेप्टिसोल जो 39.74 के आसपास है।
यानी 39% क्षेत्रफल पर ये एंटीसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद में एंटीसॉल है वो 28%, एल्पीसॉल है 13.55%, वर्टीसॉल है 8.5% और एरिडोसॉल्स है वो 4.28% और एल्टीसॉल है 2.51% और मोलिसॉल है 0.40%। ये किसके अकॉर्डिंग है? यानी ये मुख्य रूप से USD के अनुसार यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग इसको मुख्य 7 भागों में पूछा जाता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो USDA के अकॉर्डिंग भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है और USDA के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो सर्वाधिक क्षेत्र पे इनसेप्टिसॉल जिसका प्रतिशत है 39%। ये आपका जो मिट्टियों का जो टॉपिक था वो क्लियर है और अभी नेक्स्ट वो टॉपिक करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।